कल अपन ने बात की थी आहारनाल के अंतर्गत आने वाले ऑर्गन या अंगों की। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले लिया था मुख गुहा या बकल कैविटी। बकल कैविटी को अपन ने पूर्णतया खत्म कर दिया था। उसके अंदर आने वाले जितने भी भाग होते हैं, जैसे कि जीवा हो सकती है, तालू हो सकता है, लिप्स हो सकते हैं, दांत हो सकते हैं, इन सब को अपन ने डिटेल से पढ़ा था। आज अपन दूसरे ऑर्गन की बात करेंगे जिसका नाम है ग्रसनी या फेरिंग्स। फेरिंग्स की बात की जाए तो फेरिंग्स दूसरा ऑर्गन्स होता है जो मुख गुहा या बकल कैविटी से जुड़ा रहता है और उससे अगले भाग को, उससे अगला भाग कौन सा है बताया था कर्म वाइज, बकल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद ओसोफेगस। यानी इसका काम क्या होगा, ये तीन ऑर्गन्स हैं। मान लीजिए ये वाला ये मुख गुहा, दूसरा फेरिंग्स और तीसरा ओसोफेगस। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है, फेरिंग्स। तो मुख गुहा तथा ओसोफेगस को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो फेरिंग्स। जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। इसी प्रकार ये एक लाइन आपको सभी ऑर्गन्स के अंदर लिखनी है। जैसे कि ग्रसनी का कार्य समझ में आ गया। मैंने पूछा ओसोफेगस का कार्य क्या होता है, तो ओसोफेगस क्या करेगा, ग्रसनी यानी फेरिंग्स तथा इससे अगला वाला पार्ट कौन सा होगा, स्टोमक, को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, तो ओसोफेगस करेगा। ठीक है। फिर मैंने पूछा आमाशय क्या करेगा, तो आमाशय क्या करेगा, ओसोफेगस तथा छोटी आंत्र को आपस में जोड़ने का काम करेगा। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं आता तो ये एक पॉइंट, अगर आपको कर्म वाइज सभी नाम याद है तो ये एक पॉइंट सबके अंदर लिख सकते हो आप। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रसनी की। तो ग्रसनी में ये पॉइंट समझ में आ गया, मुख गुहा तथा ग्रसिका को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो यही काम होता है ग्रसनी का या फेरिंग्स का। अब देखते हैं इसकी संरचना। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो संरचना अभी मैंने बनाई है। तो ये अपना मुख है, ये नोज है यानी नाक है, और ये मुख गुहा, और उसी के आगे ये वाला पार्ट दिख रहा है, गर्दन वाला पार्ट, ये हो गया अपनी फेरिंग्स, ग्रसनी। ठीक है। तो जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं या फिर नाक द्वारा सांस ग्रहण करते हैं या ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो क्या दोनों का पथ एक ही होता है, ऑक्सीजन तथा जो भोजन ग्रहण करता है क्या वो एक ही मार्ग से होते हुए आगे पहुंचता है, बिल्कुल नहीं। श्वास यानी ऑक्सीजन का पथ अलग होता है तथा भोजन ग्रहण करने का पथ अलग होता है। जो श्वास अपन ग्रहण करते हैं वो गुलेट में जाती है और जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो ग्लोटिस में जाता है। ठीक है। इसी ग्लोटिस के ऊपर एक उपास्थीमय, याद रखना कैसा, उपास्थीमय ढक्कन होता है। इस उपास्थीमय ढक्कन को घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहा जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है तो ऑक्सीजन को इधर जाने देगा, तब क्या करेगा, ऑक्सीजन आई, प्रेशर लगेगा तो ये घाटी ढक्कन बंद हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन इसी पथ में जाएगी। और जैसे ही भोजन के कारण आएंगे तो ये खुला हो जाएगा, और खुला होने के कारण सारा का सारा भोजन इसी पथ से होते हुए आगे पहुंचेगा। एक आपने देखा होगा, खांसी होती है और जो छींक होती है वो क्यों होती है, वो अपन लास्ट में, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा क्यों छींक होती है, अपन को खांसी क्यों होती है। ठीक है। तो वो अपन बाद में समझेंगे, उसको भी इसी पॉइंट व्यू से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। अभी तो इतना समझिए, श्वास तथा भोजन का पथ अलग अलग होता है। इसका नियंत्रण एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भोजन तथा श्वास का पथ अलग अलग होता है और इसका नियंत्रण उपास्थीमय घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था नीट में कि एपिग्लोटिस होता है उपास्थीमय, अस्थिमय, पेशीमय और दोनों। ठीक है ना। तो इसमें से आपको याद रखना है कि उपास्थीमय होता है और इसका कार्य भी याद रखना है। समझ में आ गया ये वाला। अब बात करते हैं ग्रसिका या ओसोफेगस। इसके ठीक अगला भाग जिसका नाम है ओसोफेगस या ग्रसिका। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसका कार्य होता है ग्रसनी तथा आमाशय को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये देखिए कार्य में वही लिखा है, भोजन को आगे आमाशय तक पहुंचाने का कार्य ग्रसिका के द्वारा ही किया जाता है। ग्रसिका की बात की जाए तो ग्रसिका के 4 स्तर होते हैं। जब मैंने आपको आहारनाल या एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी समझाई थी, भौतिकी समझाई थी,
तब उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके 4 स्तर होते हैं। सबसे नीचे वाला या सबसे बाहरी स्तर होता है उसे अपन शिरोशा कहते हैं। उसके बाद पेशी स्तर, उसके बाद अर्धश्लेष्मिका स्तर और सबसे ऊपर की तरफ होता है श्लेष्मिका स्तर। तो शिरोशा के अंदर मैंने बताया था कि सबसे छोटा और लाडला बेटा है तो इसको एक सेपरेट रूम दिया जाता है और सेपरेट रूम का नाम क्या बताया था? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो बनी होती है वो विस्रल पेरिटोनियम से बनी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है शिरोशा का निर्माण किससे होता है। फिर बात करते हैं पेशी स्तर। तो पेशी स्तर के अंदर बताया था मैंने कि इसके अंदर 2 प्रकार की मसल्स होती हैं। कौन सी? गोल्ड और सिल्वर। क्या नाम बताया था उसका मैंने? अनुदैर्ध्य तथा वर्तुल पेशी, लॉन्गिट्यूडनल तथा सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। ठीक है, पेशीय स्तर के अंदर। फिर बात आई थी अर्धश्लेष्मिका। तब मैंने बोला था खून के रिश्ते, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? रुधिर वाहिनियां, नर्व कोशिकाएं, उसके अलावा कुछ कोलेजन तंतु भी इसी के अंदर पाए जाते हैं, रशिका वाहिनियां भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आए थे श्लेष्मिका के ऊपर। श्लेष्मिका सबसे अंदर वाला भाग होता है और सबसे अंदर वाले भाग के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो वलन होते हैं स्पष्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इन वलनों को अपन ने रेमिना प्रोपिया नाम दिया था। ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि रेमिना प्रोपिया किसके अंदर पाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा अपना है ग्रसनी और ग्रसिका। इसके अंदर ये वाला पॉइंट कल हो गया था। अभी के लिए आपको ये वाले पॉइंट अच्छे से याद रखना है। एक ये वाला और दूसरा ये वाला गाठी ढक्कन क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो ये होता है उपास्थि मय। अच्छे से याद रखना इसको, 2 पॉइंट। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आमाशय की या स्टोमक की। चलिए अब बात करते हैं आमाशय या स्टोमक की। आमाशय या स्टोमक को आप एक छोटी सी स्टोरी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये स्टोरी एक सामान्य स्टूडेंट की है। वह स्टूडेंट स्टडी के पर्पज से घर से बाहर रहने जाता है और पूरे दिन स्टडी करता है। स्टडी करते करते उसके पेट में चूहे कूदने लगे या उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। तो उसने क्या किया? एक थैली उठाई। क्या उठाई? थैली। थैली क्यों उठाई? क्योंकि स्टूडेंट है तो थोड़े बहुत कंजूस तो होंगे, इसीलिए क्या होता है कि मार्केट में थैली के भी 5 रुपये 10 रुपये लगते हैं। तो वो क्या कर रहा है? घर से एक थैली उठा के लेके जा रहा है। ठीक है, थैली उठाई तो उसने क्या देखा कि ऊपर वाला भाग, जैसे कि ये कोई थैली है समझिएगा, ये थैली उठाई उसने, तो इसके ऊपर वाला पार्ट ये वाला खुला है। ठीक है, यहाँ पर भी एक चैन लगा दी उसने और नीचे वाला भाग ये वाला भाग यहाँ पर भी एक चैन लगा दी। ठीक है ना, तो ये वाला भाग और ये वाला फर्स्ट और लास्ट ये थैली है। इस फर्स्ट भाग को मैंने बोला क्या? जठरगम, और जो लास्ट वाला भाग है मैंने इसको बोला जठर निर्गमी भाग, यानी इसको बोला कार्डियक पार्ट और इसको बोला पायरोलिक पार्ट। ठीक है, और जो ये बीच वाला भाग है इसको बोला मैंने फंडस भाग। ठीक है ना, फंडस या बॉडी भी बोलते हैं, कुछ बुकों में इसको बॉडी भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बॉडी, ये कार्डियक और ये पायरोलिक पार्ट। अब क्या होता है समझिएगा। अब देखो यहाँ पे चैन आ गई या एक तरह के कपाट आ गए, यहाँ पर भी चैन है और नीचे वाले भाग पर भी चैन है और बीच में किसी भी प्रकार की चैन नहीं है, यानी प्रथम भाग और अंतिम भाग पर चैन पाई जाती है। ठीक है ना, तो यह चैन मतलब कपाट। तो जठरागम तथा जठर निर्गमी भाग पर कुछ विशेष प्रकार के कपाट या चैन पाई जाती है। जो जठरागम भाग पर, ये ऊपर वाले भाग पर जो चैन होती है उसी का नाम लिया जाएगा। ठीक है, जठरागम भाग है, कार्डियक भाग है, तो इसको क्या कह दिया? कार्डियक कपाट या जठरागम अवरोधनी या कपाट। ठीक है, लास्ट वाला भाग है जठर निर्गमी, यहाँ पर भी एक चैन या कपाट पाई जा रही है, इसका नाम क्या होगा? जठर निर्गमी अवरोधनी या पायरोलिक स्पिंडर। ठीक है ना, तो जो नाम इसका है वही इसी का नाम होगा कपाटों का। तो कपाटों के नाम अच्छे से याद रखना है और उसके कार्य। अब यहाँ पर चैन लगी है तो इसका काम क्या होगा? अपना सामान जो बीच में भरा हुआ है उसको बाहर
निकलने से रोकना, ठीक है। तो इनका काम भी वही होगा, भोजन को पुनः ग्रशिका में जाने से रोकना या भोजन को पुनः आमाशय में आने से रोकना, ठीक है। क्योंकि भोजन यहाँ से कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम या छोटी आंत्र में, तो उसको पुनः आमाशय में आने से रोकेगा। और जो भोजन यहाँ आमाशय में आया है उसे पुनः ओसोफेगस या ग्रशिका में जाने से रोकेगा, यानी गिरने से बचाएगा, ठीक है। कपाट कौन से नाम याद हो गए और उसका कार्य याद हो गया होगा। आई होप कपाट वर्ड जहाँ पर भी यूज हो तो उसका एक ही काम होगा, जो भी पदार्थ होगा, जैसे कि ब्लड के अंदर अपन जब परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे वहां पर भी कपाट आएगा, तो उसको पुनः विपरीत पथ में जाने से रोकना। तो यही काम संपूर्ण बायोलॉजी में कपाट का एक ही कार्य होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखो फंडस वाले भाग की बात करें तो ये वाला भाग तुम्हें दिख रहा होगा कि इस पूरी की पूरी थैली में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, फंडस वाला भाग। तो ये कम से कम 80% आमाशय का निर्माण इसी फंडस वाले भाग के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा किया जाता है। अब जितने भी इम्पोर्टेंट कागजात होंगे या जो भी चीज़ अपन खाने के आइटम है, सारा का सारा इस मध्य वाले भाग में आएंगे या फंडस वाले भाग में आएगा। तो यानी जितने भी पाचक रस होते हैं या पाचक एंजाइम होते हैं या फिर जितने भी पदार्थों का स्थावन होता है वो सारा का सारा इस मध्य भाग में ही होता है, समझ गए। क्योंकि मध्य भाग में ही सारा भोजन अपन इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सारा का सारा जो भी इम्पोर्टेंट पदार्थ होंगे वो सारे के सारे मध्य भाग में ही स्थापित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो जठर ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो मध्य भाग में पाई जाती है। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात की जाए तो इन गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा ही कुछ पदार्थों का स्थापन किया जाता है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है, नाम बहुत अच्छे से याद रखना है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इस गैस्ट्रिक ग्लैंड की कोशिकाओं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली है पेप्टिक मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका। इन तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है, पेप्टिक, मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका। ये कोशिका अपने अंदर जितने भी प्रो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एक पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन, इनका स्थापन इसी पेप्टिक मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका के द्वारा किया जाता है। किसका, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। प्रो एंजाइम से तात्पर्य होता है जो निष्क्रिय होते हैं पूर्व अवस्था में, जैसे ही किसी और के साथ मिलते हैं एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी ये निष्क्रिय एंजाइमों का स्थापन करेगी कौन, पेप्टिक कोशिका। कौन से एंजाइमों का, एक तो पेप्सिनोजन और दूसरा प्रोलेनिन। अब बात करते हैं परिधीय कोशिका या ऑक्जेंटिक कोशिका, दोनों एक ही नाम है, परिधीय कोशिका बोलूं या ऑक्जेंटिक कोशिका बोलूं। तो इसके द्वारा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl का स्थापन किया जाता है। उसके अलावा नेज कारक का स्थापन भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो अच्छे से याद रखना, परिधीय या ऑक्जेंटिक कोशिका के द्वारा HCl तथा नेज कारक का स्त्रावण किया जाता है। तो ये दूसरी कोशिका होगी। तीसरी कोशिका है श्लेष्मा कोशिका। श्लेष्मा कोशिका की बात की जाए या म्यूकस कोशिका की बात की जाए तो ये विशेष प्रकार के म्यूकस का स्थापन करती है या श्लेष्मा का स्थापन करती है, ठीक है। तो इन तीनों कोशिकाओं को अच्छे से याद रखना और इनसे स्थापित होने वाले पदार्थों के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कहाँ पर आगे, फंडस भाग में या मध्य भाग में या थैली वाले मध्य भाग के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं जठर निर्गमी ग्रंथि, ये पाइलोरिक भाग में पाई जाती है, ठीक है। इसके द्वारा भी श्लेष्मा का स्थापन किया जाता है या म्यूकस का स्थापन किया जाता है, ठीक है। अब इस म्यूकस की क्या आवश्यकता होती है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से भी म्यूकस का स्त्राव किया जाता है, यहाँ से भी म्यूकस का स्त्राव किया जाता है। तो आखिर इसको म्यूकस की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता होगा कि केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि HCl प्रबल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल है तो किसी को भी जला सकता है। तो फिर अपने आमाशय में ये HCl स्थापित होता है, तो आमाशय की जो भित्तियां हैं इनको जला क्यों नहीं पाता है। तो सुनिएगा ध्यान से कि आमाशय की जो भित्तियां होती हैं इनकी भित्तियों पर
श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव हो जाता है, जिसके कारण यहाँ संपूर्ण सतह पर श्लेष्मा पाई जाती है जो प्रबल अम्ल से आमाशय की सुरक्षा करती है। तो अच्छे से याद रखना, श्लेष्मा कोशिका की उपस्थिति के कारण ही जो आमाशय होता है HCl के प्रबल अम्लता से बचता है। ठीक है ना। तो अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना, घुमा के क्वेश्चन देना होगा तो ये वाला क्वेश्चन ही देंगे। तो ये संपूर्ण आमाशय था। इसके अलावा 2-3 पॉइंट अपन और देख लेते हैं इसके अंदर। एक तो आमाशय की संरचना कैसी होती है, थैली के आकार की होती है आमाशय की संरचना, इसीलिए मैंने थैली का एग्जाम्पल लिया या इसकी स्टोरी बनाई। ठीक है ना। दूसरी बात है, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया था, जो ये जठरागम का मार्ग होता है, इस मार्ग को कार्डिया कहा जाता है या कॉर्डिया कहा जाता है। ठीक है, नाम याद रखना बस। बाकी आपको इसके अंदर ये वाला बहुत अच्छे से याद रखना है, अवरोधनी और ये जठर ग्रंथियां। ठीक है। इसके अलावा आमाशय की हिस्टोलॉजी की भी 2-4 लाइनें इसके अंदर लिखी हुई है, तो एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। मैंने पढ़ा दिया था वैसे, जब आर्नाल्ड की हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी तब एक बार फिर से रिकॉल करना उसको। आमाशय के अंदर भी 4 ही स्तर पाए जाते हैं। जो सबसे बाहरी स्तर होता है उसे सिरोशा कहते हैं, उसके बाद पेशीय स्तर, उसके बाद अर्धश्लेष्मिका या सब म्यूकोजा स्तर, और सबसे अंदर की तरफ या सबसे आंतरिक म्यूकोजा स्तर होता है। अब बात करें सिरोसा, तो सिरोसा से ही बना होता है। फिर अपन चलते हैं पेशीय स्तर। पेशीय स्तर सबसे मोटा होता है क्योंकि यहाँ 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, बाकी सब में 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं, लेकिन आमाशय में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। तो सिल्वर कौन सा था, लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी सर्कुलर और तीसरी तिर्यक पेशियां। ठीक है ना। तो ये बात होगी पेशीय स्तर की। फिर आते हैं तीसरे स्तर पर, जिसे अर्धश्लेष्मिका या सब म्यूकोजा स्तर कहते हैं। तो यहाँ पर खून का रिश्ता था, तो यहाँ पर भी रुधिर वाहिनियाँ, केंद्रीय नर्व कोशिकाएं, कोलेजन कोशिकाएं और लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। फिर चलते हैं सबसे ऊपर म्यूकोजा स्तर के अंदर, तो वहाँ पर जठर ग्रंथियां पाई जाती थी। इन जठर ग्रंथियों के द्वारा ही 3 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा प्रोएंजाइम, HCl, नेइश कारक तथा श्लेष्मा का स्थापन किया जाता है। ठीक है।